Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start our next topic on anemias and the type of anemia, which is iron deficiency anemia. If we talk about the pathophysiology of iron deficiency anemia a microcytic anemia. Microcytic means कि जो सेल जो होगा आरबीसी साइज जो होगा वो माइक्रो हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा. कैरेक्टराइज बाय स्मॉल आरबीसीज इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर. ये सबसे ज़्यादा कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है जो कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है. अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ ऑल एनीमियाज केसेस. यानी अगर जो आप 100 एनीमिया के केसेस देखें तो उसमें 50% ऑलमोस्ट केसेस जो होंगे वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के होंगे. एंड इज़ मोस्ट प्रेवलेंट अमंग प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड वुमेन. और ज़्यादा प्रेवलेंट है ये किसमें? प्री स्कूल चिल्ड्रन में और वुमेन में. Iron deficiency anemia is present in 1 to 2% of the adults. Iron deficiency without anemia occur in up to 11% of women and 4% of men. अच्छा 1 to 2% इन एडल्ट में है और ये डेफिशिएंसी विदाउट एनीमिया 11% जो है वो देखी गई है वुमेन में. यानी डेफिशिएंसी होगी लेकिन एनीमिया नहीं होगा. आयरन डेफिशिएंसी है लेकिन एनीमिया नहीं है. और इसी तरह से 4% इन मैन. The most common cause of iron deficiency is blood loss which can be overt or occult. यानी जो ब्लड लॉस जो है वो बज़ाहिर होगा यानी नज़र भी आ सकता होगा या फिर ऑकल्ट यानी जो कि नज़र नहीं आ सकता होगा. माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से नज़र आएगा. जैसा कि स्टूल ऑकल्ट ब्लड होता है, स्टूल में आ रहा है थोड़ा थोड़ा जो कि वैसे भी स्टूल में नहीं पता चल रहा. ब्लड लॉस थ्रू द जीआई ट्रैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ occult blood loss in man and postmenopausal women. ठीक है, तो ब्लड लॉस थ्रू जीआईटी जैसा मैंने अभी बताया, जीआई ट्रैक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ occult blood loss in man and postmenopausal women. Women who are menstruating may develop iron deficiency. menstruating women जिनको menstruation है उनमें जो है iron deficiency हो जाती है, स्पेशली जब heavy menstruation होती है. Decreased आयरन एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिसऑर्डर सच एज सीलिएक डिजीज़. तो सीलिएक डिजीज़ में आयरन डेफिशिएंसी आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है. और ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में ऑल्सो रिजल्ट इन आयरन डेफिशिएंसी. इसमें इसलिए होता है ऑटो इम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में कि एट्रोफी हो जाती है स्टमक की और उसमें ये होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की वो रिजल्ट इन आयरन डेफिशिएंसी और वो उसमें भी जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है. Less common causes include hemolysis, patients undergoing gastric bypass surgery for morbid obesity and patient with congenital iron deficiency. Congenital यानी by birth iron deficiency है. तो इन तमाम सिचुएशन में iron deficiency एनीमिया हो सकता है. अच्छा, फिर अब अगर हमें ट्रीटमेंट देना है तो हमारे पास थेरेप्यूटिक चॉइसेस क्या क्या है. As far as concerned with therapeutic choices, dietary iron, especially from foods rich in heme iron, ऐसे फूड जिसमें हीम आयरन बहुत होता है, लाइक लिवर यानी जो कलेजी जो होती है, लीन रेड मीट, ठीक है, रेड मीट जो होता है लीन, सी फूड सच एज ओयस्टर्स, क्लैम्स, टूना फिश, सैल्मन, सार्डीन्स एंड श्रिम्प्स, इनमें आयरन बहुत रिच होता है, कैन कंट्रीब्यूट टू द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. तो ये जो फूड की टाइप्स हैं, दीज टाइप्स ऑफ फूड कैन प्रोवाइड आयरन बट टिपिकली रिक्वायर मोर टाइम टू रिप्लीट आयरन स्टोर्स कंपेयर टू फार्माकोलॉजिक रिप्लेसमेंट थेरेपी. लेकिन ये जो फूड जो होते हैं ये आयरन के स्टोर्स को रिप्लीट करने के लिए यानी रिप्लेनिश करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं और कंपेयर टू फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट यानी जो आयरन कंटेनिंग ड्रग्स हैं उसके मुकाबले में ज़्यादा टाइम लेते हैं. दैट इज़ वाई एंड मे नॉट बी सफिशेंट इन फेस ऑफ मोर सीवियर डेफिशिएंसी. लिहाजा ये फूड जो होंगे ये काफ़ी नहीं होंगे सीवियर डेफिशिएंसी में, इनसफिशेंट होंगे. और इन केसेस वेयर आयरन लॉसेस एक्सीड डाइटरी इनटेक, और ख़ास तौर से उस सिचुएशन में जिसमें फूड से जो आयरन जा रहा है उसके मुकाबले में जो लॉस ऑफ आयरन है वो ज़्यादा है. प्लांट बेस्ड डाइट्स कंटेन नॉन हीम आयरन विच हैज़ लो बायोअवेलेबिलिटी. और प्लांट बेस्ड जो फूड हैं जिसमें जो है वो आयरन होता है, नॉन हीम आयरन, उसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम होती है.
इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी enhances the absorption of non-heme iron, तो ये फूड के साथ लेना चाहिए. Whereas polyphenols and phytates found in tea and coffee, इनमें पाए जाते हैं polyphenols and phytates found in tea and coffee can inhibit non-heme iron absorption, यानी non-heme iron absorption को ये इनहिबिट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं. तो उस लिहाज से ये टी और कॉफ़ी जो होती है वो मुनासिब नहीं होती है. फार्माकोलॉजिक चॉइसेस की अगर बात करें तो इसमें जो टेबल 1 है, टेबल 1 वी विल सी इन द लास्ट लेक्चर, क्योंकि जो है वहाँ पे उसकी जो प्रिपरेशंस हैं उस पर बात होगी, कौन कौन सी प्रिपरेशन कितनी डोजेज़ में अवेलेबल हैं उस पर बात होगी. इसलिए टेबल 1 हमें देखने की ज़रूरत नहीं है. अभी यहाँ पे हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और जर्नल डोज जो है वो डिस्कस करेंगे. तो सिंपल ओरल आयरन सॉल्ट्स, सिंपल ओरल आयरन सॉल्ट्स are mainstay of iron supplementation therapy in most circumstances of iron deficiency anemia. Different type के iron salts, iron preparations available हैं जो use की जाती हैं in case of iron deficiency anemia. A variety of salts are available with differing amount of elemental iron per tablet. Elemental iron per tablet का मतलब ये हुआ जैसे फेरस फ्यूमेरेट. अब फेरस फ्यूमेरेट एक कंप्लीट सॉल्ट है, उसमें फेरस एलिमेंट जो है यानी आयरन का एलिमेंट कितना है, तो उसमें जो होगा वो अमाउंट जो होगा वो मुख्तलिफ जो डोजेज फॉर्म है उनमें वेरी करेगा. व्हेन आयरन सॉल्ट्स आर गिवन ऑन एन एम्प्टी स्टमक, एब्जॉर्प्शन इज एनहांस्ड बट साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग नोजिया एंड एपिगैस्ट्रिक पेन आर मोर कॉमन. तो जो पेशेंट्स जो है वो इसको टॉलरेट कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक में, तो उनके लिए तो ठीक है क्योंकि एब्जॉर्प्शन इन्हेंस होती है. लेकिन अगर नोजिया या एपिगैस्ट्रिक पेन फील कर रहे हैं तो फिर उनको कुछ ना कुछ फूड के साथ लेना पड़ेगा और एब्जॉर्प्शन उनकी कम हो जाएगी. द यूजुअल टारगेट डोज इज 105 to 200 मिलीग्राम पर डे ऑफ एलिमेंटल आयरन इन डिवाइडेड डोजेस. यानी सिंगल डोज नहीं होनी चाहिए बल्कि डिवाइडेड डोजेज, यानी दिन में लाइक 2 डोज दे रहे हैं या 3 डोज दे रहे हैं, लाइक यानी लंच के बाद ले रहे हैं, डिनर के बाद ले रहे हैं. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स 120 मिलीग्राम पर डे, और जो WHO की रिकमेंडेशन है वो क्या है, 120 मिलीग्राम पर डे, वही यानी डिवाइडेड डोजेज में. Continue treatment for 3 months after reaching target hemoglobin to replenish iron stores. यानी 3 महीने तक तो ट्रीटमेंट लेना है. जिसका हीमोग्लोबिन कम है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, 3 महीने तक ट्रीटमेंट लें और उसके बाद फिर हीमोग्लोबिन चेक करें, RBC का स्ट्रक्चर चेक करें कि माइक्रोसाइटोसिस अब तो नहीं है, तो फिर पता चलेगा कि इन 3 महीने की आयरन सप्लीमेंटेशन के बाद कितना फ़र्क पड़ा है. अच्छा, ओरल के अलावा पेरेंट्रल आयरन इज़ ऑल्सो अवेलेबल. पेरेंट्रल आयरन इज रिजर्व्ड फॉर पेशेंट्स विद मेल एब्जॉर्प्शन, यानी जिनको GI ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कोई इशू है, और ट्रू इंटॉलरेंस टू ओरल आयरन थेरेपी, यानी ओरल अगर देने से उनको इंटॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो ये कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है शदीद, या नोजिया बहुत ज़्यादा है, डायरिया होने लगता है, या और कोई GI अपसेट होने लगता है जिसकी वजह से वो ओरल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो फिर आप पेरेंट्रल आयरन उस पेशेंट को दे सकते हैं. या फिर और वेयर ऑन गोइंग लॉसेज एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ GI ट्रैक्ट टू एब्जॉर्ब ओरल आयरन, यानी जो लॉस ऑफ ब्लड है वो इतना ज़्यादा है कि वो GI ट्रैक्ट से जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकेगा, लॉसेज ज़्यादा हैं, एक्सीड कर रहे हैं, दैट इज़ वाई यू शुड गिव पेरेंट्रल प्रिपरेशन. Although newer formulations are safer and better tolerated than older preparation, a low risk of anaphylaxis remains. जो अब न्यूअर प्रिपरेशंस हैं वो बेहतर हैं क्योंकि ओल्डर प्रिपरेशंस जो थी लाइक आयरन डेक्सट्रिन जो है उससे एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन यानी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है. तो जबकि न्यूअर प्रिपरेशंस जो इस वक्त अवेलेबल हैं वो उनसे जो है वो ये जो है वो टॉलरेंस का जो है वो पेशेंट की जो है वो बेहतर हो गई है, लेकिन बहरहाल फिर भी अभी भी लो रिस्क तो मौजूद है. पेरेंट्रल आयरन may result in more rapid rise in hemoglobin compared to oral iron salts. ठीक है, तो ये बात बट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल और आउट पेशेंट क्लिनिक. यानी पेरेंट्रल आयरन जो है वो ठीक है, मोर रैपिड राइज इन हीमोग्लोबिन क्योंकि आयरन जो है लेवल तेज़ी से रेस्टोर होते हैं, लेकिन या तो हॉस्पिटल में ये एडमिनिस्टर किया जाएगा या आउट पेशेंट क्लिनिक में इन फ्रंट ऑफ फिजिशियन. घर पे नहीं, पेशेंट खुद नहीं ले सकता जो उस तरीके से जैसा कि वो ओरल टैबलेट ले रहा है.
Parenteral iron may reduce the need for red blood cell transfusion बट में ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि लाजमी बात है पेरेंटल पंक्चर हो रहा है, स्किन पंक्चर हो रहा है, तो नीडल इंसर्ट की जा रही है, तो फिर उसमें इन्फेक्शन का भी खतरा है। और रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये बहुत तेज़ी से, जैसा कि अभी यहाँ पे हमने तस्करा किया कि ये रैपिड राइज इन हीमोग्लोबिन करता है। ए रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स शुड बी एविडेंट विद 1 वीक ऑफ बिगिनिंग ऑफ आयरन थेरेपी विद सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट इन हीमोग्लोबिन ऑफ अबाउट 10 ग्राम पर लीटर एवरी 7 to 10 days। यानी हर हफ्ते जो है 7 से 10 दिन में 1% जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा हीमोग्लोबिन। 10 ग्राम पर लीटर का मतलब हुआ 1% ऑलमोस्ट जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा एवरी 7 to 10 days, यानी इतनी तेज़ी से। और रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं? इमैच्योर आरबीसीज। तो 1 वीक में ही रेटिकुलोसाइट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ब्लड में हम देख सकते होंगे, जिससे ये साबित होता होगा कि जो रिस्पॉन्स है वो आना शुरू हो गया है पेरेंटल प्रिपरेशन का। नाउ एक बहुत बड़ा इशू होता है कि व्हाट अबाउट द चॉइसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि देयर आर मैनी ड्रग्स वेयर आर हार्मफुल for the fetus during pregnancy, means they are teratogenic, and sometime to the baby during the breastfeeding. It is recommended that pregnant women meet the dietary requirement of iron through diet and or supplements to prevent the development of iron deficiency during pregnancy and postpartum. ये जनरल रिकमेंडेशन है और ये रिकमेंडेशन WHO की भी है कि तमाम प्रेग्नेंट वीमेन जो है वो आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, चाहे फूड से यानी डाइट से, चाहे सप्लीमेंट लेके, ताकि उनमें आयरन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम यानी जस्ट आफ्टर द बर्थ ना हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयरन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ मैटरनल रेड सेल मास एंड ग्रोथ ऑफ द फीटस एंड प्लेसेंटा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ उसको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं होती मदर की, बल्कि बेबी की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। इस वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि फीटस एंड प्लेसेंटा को भी जो है वो चाहिए होता है, लिहाजा आयरन की जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आयरन की डोज जो होगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। ऑल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी स्क्रीन फॉर एनीमिया, और तमाम प्रेग्नेंट वुमेन को ये चेक करना चाहिए कि उनको एनीमिया तो नहीं है, यानी उनके ये ट्राइस्ट हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करना चाहिए। Treatment of iron deficiency in pregnant women is the same as in the non-pregnant women, यानी ट्रीटमेंट सेम है। हाँ, ये अलग बात है, डोज का फर्क हो सकता है आयरन के। There are no reported teratogenic effects of iron supplementation on the fetus। ठीक है, ये बात वाज़ेह हो गई कि इसका कोई टेराटोजेनिक इफेक्ट फीटस में नहीं है। Iron normally passes into the breast milk where it is an important source of dietary iron for the developing infant। यानी जो ब्रेस्ट फीड में भी, ब्रेस्ट मिल्क में भी जो आयरन आता है, अगर वो मदर ले रही है तो उससे कोई हार्म नहीं होता, बल्कि बेबी के लिए भी ये इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन विद फूड। द अमाउंट ऑफ आयरन इन ब्रेस्ट मिल्क इज जनरली नॉट इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली बाय मैटरनल आयरन स्टेटस। जो अमाउंट ऑफ आयरन है वो ब्रेस्ट मिल्क में जनरली उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिग्निफिकेंटली, मैटरनल आयरन स्टेटस कम हो या ज़्यादा हो उससे। अच्छा, अब डोज की क्या रिक्वायरमेंट है? इन प्रेग्नेंट वुमेन 20 मिलीग्राम पर डे ऑफ एलिमेंटल आयरन स्टार्टेड एट 20 वीक्स जेस्टेशन। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन ये है, 20 मिलीग्राम पर डे ऑफ एलिमेंटल आयरन इज स्टार्टेड एट 20 वीक्स जेस्टेशन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, ये काफ़ी है आयरन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए। एंड मे ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट इन द इन्फेंट, और जो है वो रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट इन द इन्फेंट, यानी बेबी का भी जो है लो बर्थ वेट नहीं होता। अच्छा, सिंपल ओरल आयरन सॉल्ट्स आर मेन स्टे ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन थेरेपी इन मोस्ट प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, वही जो सिंपल आयरन सॉल्ट्स हैं, फेरस फ्यूमेरेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट है, और इसके अलावा भी कुछ सॉल्ट्स आते हैं, वो सॉल्ट जो है वो दिए जा सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन हु एक्सपीरियंस नोजिया एंड GI सिम्टम्स, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले तस्करा भी किया था कि नोजिया एंड अदर GI अपसेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फाइंड द GI साइड इफेक्ट्स ऑफ ओरल आयरन इंटॉलरेंस कैन अटेम्प्ट टू टेक लोअर डोजेज ऑफ आयरन और टू टेक द आयरन विद मील्स, यानी फिर वो उस सूरत में मील के साथ भी आयरन ले सकती हैं। ये अलग बात है कि एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, लेकिन बहरहाल फिर भी एब्जॉर्प्शन तो होगी जो है उस सूरत में।
Another option for women who do not tolerate daily iron is intermittent iron supplementation. अनदर ऑप्शन क्या है उन वुमेन के लिए जो डेली नहीं ले सकती, फिर वो इंटरमीडिएंट आयरन सप्लीमेंटेशन ले, यानी रोज़ाना ना ले, ठीक है, बीच में एक दिन का गैप दे दिया या एवरी ऑल्टरनेट डे ले लिया या फिर 1 से 2 दिन का गैप दे दिया फिर ले लिया. लिमिटेड डेटा सजेस्ट इंटरमीडिएंट आयरन सप्लीमेंटेशन, लेकिन डेटा जो है वो लिमिटेड है इंटरमीडिएंट आयरन सप्लीमेंटेशन का. अच्छा, लाइक टेकिन वंस, ट्वाइस और 3 टाइम्स वीकली और नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज, यानी वही एवरी ऑल्टरनेट डेज. तो इस तरह से जो है वो लिया जा सकता है इन प्रेग्नेंट वुमेन एंड इज एज इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग आयरन डेफिशिएंसी एंड इज एसोसिएटेड विद फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स. और जो इससे यह होता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं और आयरन डेफिशिएंसी के चांसेस कम हो जाते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड नोजिया कंपेयर टू डेली रेजिमेन, यानी डेली रेजिमेन के मुकाबले में ये जो इफ़ेक्ट्स हैं इनके ये कम हो जाते हैं. एविडेंस जो टाइप है वो है SORT-B. SORT क्या है देखेंगे. स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशन टेक्सोनॉमी इज ए रेटिंग सिस्टम A, B और C, ठीक है, मीन्स के दैट एड्रेस द क्वालिटी ऑफ अवेलेबल एविडेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हाउ टू यूज़ कंपेंडियर. अच्छा, ये जो सॉर्ट B है देखें, यानी जो A होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का एविडेंस है, B उससे कम, C सबसे लोएस्ट. तो ठीक है, एविडेंस इज ओके, एक्सेप्टेबल है, यानी मॉडरेट क्वालिटी का है. अच्छा, अगर हम बात करें पेरेंट्रल आयरन की, पेरेंट्रल आयरन इज रिजर्व्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन विद मेल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, जो पेरेंट्रल आयरन है वो रिजर्व्ड है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, लेकिन किन के लिए, जिनमें मेल एब्जॉर्प्शन हो, यानी एब्जॉर्ब GI ट्रैक्ट से नहीं होती, या और ट्रू इंटॉलरेंस टू ओरल आयरन थेरेपी, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी तस्करा कर चुके हैं, और वेयर ऑन गोइंग लॉसेस एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ GI ट्रैक्ट टू एब्जॉर्ब ओरल आयरन रिजल्टिंग इन सीवियर एनीमिया. वही जो हम तस्करा कर चुके हैं पेरेंट्रल की, कि वहाँ पर दिया जाएगा कि जहाँ पे मेल एब्जॉर्प्शन हो GI ट्रैक्ट से, इंटॉलरेंस GI की बहुत ज़्यादा ओरल से, या फिर लॉसेस बहुत तेज़ी से होते हों ब्लड के और हीमोग्लोबिन के, तो उसके मुकाबले में, और ओरल जो है वो इतनी तेज़ी से रेस्टोर नहीं कर सकते आयरन को, तो उस सूरत में जो होगा फिर ये ज़रूरी होगा कि आप जो प्रिपरेशन दें वो फिर पेरेंट्रल प्रिपरेशन दें. अच्छा, ए डिस्कशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑन द यूज ऑफ मेडिकेशन इन दीज स्पेसिफिक पॉपुलेशन कैन बी फाउंड इन अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3, यानी वो ये है कि वो ये कौन सी पॉपुलेशन है, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग. लेकिन बहरहाल इससे जो अपेंडिक्स 2 और 3 है उसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से. दैट इज़ वाई वी डू नॉट नीड टू सी अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2. अच्छा जनाब, ये हो गया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. अब इसके हवाले से कुछ टिप्स हैं, थेरेप्यूटिक टिप्स. सबसे पहली टिप ये है कि असेस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनीमिया. सबसे पहले असेस करें कि अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनीमिया है क्या, किस वजह से एनीमिया हो रहा है. ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया इन नॉर्थ अमेरिका इज आयरन डेफिशिएंसी, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी यही है. ऑकल्ट GI ब्लीडिंग शुड बी रूल्ड आउट, यानी चेक करें स्टूल टेस्ट से, ये स्टूल टेस्ट से ही पता होगा कि ऑकल्ट ब्लड है या नहीं है. particularly since iron deficiency can be first presentation of a GI malignancy. इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आयरन डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो ये फर्स्ट साइंस ऑफ GI malignancy होगी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मैलिग्नेंसी को रिप्रेजेंट करेगा. यानी अगर ऐसा कुछ है तो वो शुरू में ही पता चल जाएगा अगर फ़ौरन उसको सीरियसली लिया गया. अदर कॉजेज मस्ट बी रूल्ड आउट बिफोर मेनोरेजिया इज एक्सेप्टेड एज द सोल कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी. मेनोरेजिया पे हमने बात की थी पिछले लेक्चर में कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है, तो अगर ये बिल्कुल क्लियर है, यानी ऑकल्ट ब्लड नहीं है GI में, स्टूल में, और GI से कोई कहीं भी ब्लीडिंग नहीं है, तो फिर इसका मतलब है ये, इस अगर फीमेल की बात हो रही है, ये मेनोरेजिया की वजह से है, एंड इट इज़ द मेन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी इन दैट वुमेन. अच्छा, इफ़ देयर इज़ नो ऑब्वियस GI ब्लड लॉस, यानी कोई GI ब्लड लॉस नहीं है, कंसिडर स्क्रीनिंग पेशेंट फॉर सीलियक डिजीज़. कहीं सीलियक डिजीज़ तो नहीं है, क्योंकि सीलियक डिजीज़ का हमने तस्करा किया था कि इसमें ये होता है कि पेशेंट के जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द GI ट्रैक्ट. प्रेग्नेंट वुमेन
कैन डेवलप ए डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल दैट इज फिजियोलॉजिक। प्रेग्नेंट वुमेन में जो आयरन का या हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है वो एक फिजियोलॉजिक फिनोमेना है। हाउएवर आयरन डेफिशिएंसी इज ए कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया इन दिस पॉपुलेशन एंड मस्ट बी रूल्ड आउट। उसको भी देख लें कि कहीं आयरन डेफिशिएंसी ना हो। इफ द हीमोग्लोबिन फेल्स टू रिस्पॉन्ड एज एंटिसिपेटेड कंसिडर दैट देयर में बी, अगर ऐसा हो गया है कि आपने ट्रीटमेंट दिया और हीमोग्लोबिन लेवल इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो फिर क्या वजह हो सकती है? या तो वजह यह है कि अभी भी ऑनगोइंग ब्लड लॉस है कहीं से, या यूज ऑफ अदर मेडिकेशन दैट इम्पेयर आयरन एब्जॉर्प्शन। कोई ऐसी ड्रग है जो कि इंटरैक्टिव ड्रग है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को इम्पेयर कर रही है, या फिर ए डिफरेंट एंड कंकरेंट कॉज ऑफ एनीमिया है और एन इम्पेयर्ड इरिथ्रोपोइटिक रिस्पॉन्स, ऐसा कुछ मसला है, यानी इरिथ्रोपोइटिक रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई कंकरेंट कॉज ऑफ एनीमिया और इम्पेयर्ड इरिथ्रोपोइटिक रिस्पॉन्स, या फिर एडियरेंस इश्यूज हैं, यानी पेशेंट का कंप्लाइंस का मसला है, पेशेंट का कंप्लाइंस अच्छा नहीं है, पेशेंट टाइम पे दवा नहीं ले रहा। अच्छा, GI साइड इफेक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर नॉन एडियरेंस, और जो सबसे कॉमन रीज़न है नॉन एडियरेंस का वो है GI कंप्लेंट्स। यूज ए ग्रेजुएटेड अप्रोच टू आयरन डोजिंग। ग्रेजुएटेड अप्रोच यानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाए, और या फिर टेपरिंग करें। वन सजेस्टेड मेथड इज टू बिगिन विद ए सिंगल टैबलेट टेकन आफ्टर ए मील। पहला तो ये होगा, वो ये कि सजेस्टेड क्या है, बिगिन विद ए सिंगल टैबलेट टेकन आफ्टर ए मील ऑन ए वीकली बेसिस एज टॉलरेंस परमिट्स, जैसा कि टॉलरेंस परमिट की, एड अनदर टैबलेट अंटिल द पेशेंट इज टेकिंग वन डोज विद ईच मील। दूसरी डोज ऐड कर दें, ठीक है, एक हफ्ते के बाद। अगर वो पहली टैबलेट उसने ली मील के साथ और वो टॉलरेट कर रहा है, यानी उन पेशेंट्स के लिए जो नॉन एडियरेंस है GI साइड इफेक्ट की वजह से, उनमें यानी उनका सोल्यूशन क्या है? उनका सोल्यूशन ये है कि पहले तो ग्रेजुएटेड अप्रोच ये है कि पहले सिंगल टैबलेट लें विद आफ्टर द मील, और फिर एक हफ्ते तक इसी तरह से चलाएं। अगर टॉलरेंस परमिट करती है तो फिर अनदर टैबलेट फिर दे दें दूसरे मील के साथ, ए वन डोज विद ईच मील। देयर आफ्टर ग्रेजुअली शिफ्ट द टाइमिंग ऑफ द डोज टू द बिगिनिंग ऑफ द मील, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चेंज करते जाएं टाइमिंग को डोज टू द बिगिनिंग ऑफ द मील से, तो उसमें GI साइड इफेक्ट्स कम होते चले जाते हैं। इसके अलावा स्मॉल ओरल डोज में बी एडिक्वेट इन पेशेंट्स हु आर ससेप्टेबल टू GI अपसेट। तो GI अपसेट अगर हो रहा है तो उनमें डोज भी कम की जा सकती है। इन द एल्डरली डेली डोजेज ऑफ एलिमेंटल आयरन इज लो एज 15 to 50 मिलीग्राम आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी WHO ने तो 120 मिलीग्राम कहा था, लेकिन ये कम डोज 15 to 50 मिलीग्राम भी दी जा सकती है, स्पेशली इन द एल्डरली केसेस, तो इसको भी जो है वो रिकमेंड किया है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएंट आयरन जो है, यानी ये कि बीच में गैप देके, इंटरमीडिएंट आयरन गिवन वंस, ट्वाइस और 3 times वीकली ऑन नॉन कॉन्जिक्यूटिव डेज, यानी रोजाना नहीं देना फिर उसमें, एंड मे डिक्रीज द साइड इफेक्ट्स इन नॉन एनीमिक प्रेग्नेंट पेशेंट्स, यानी जिसमें आयरन डेफिशिएंसी है लेकिन अभी एनीमिक प्रेग्नेंट नहीं है, आप उसको जो है रिस्टोर रखने के लिए दे रहे हैं कि आयरन की कमी ना हो जाए, फ्यूचर में ये एनीमिक ना हो जाए। तो इस सिचुएशन में आपने जो होगा वो ये इस तरीके से देना होगा इंटरमिटेंट यानी नॉन कॉन्जिक्यूटिव डे में, तो उसमें भी GI साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा आयरन कंटेंट इन एंटेरिक कोटेड टैबलेट इज पुअरली एब्जॉर्ब एंड दीज प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो एंटेरिक कोटेड जो प्रिपरेशन है वो उसका ये है कि उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है, लिहाजा ये प्रिपरेशन अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा, देयर इज़ नो स्पेसिफिक ड्यूरेशन फॉर आयरन सप्लीमेंटेशन। वैसे तो कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है। इफ एन अंडरलाइंग कॉज ऑफ एनीमिया इज आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटेड, आयरन सप्लीमेंटेशन कैन बी कंटिन्यूड अंटिल आयरन स्टोर्स आर रिप्लेनिश्ड। अगर कोई आपने कॉज फाइंड आउट कर ली है, पता लग गई है और उसके हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको आयरन सप्लीमेंटेशन जब तक करते रहें जब तक कि आयरन स्टोर्स जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो जाते। सम क्लिनिशियंस रिकमेंड कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट फॉर 3 months आफ्टर द टारगेट हीमोग्लोबिन हैज़ बीन रीच्ड, जबकि कुछ क्लिनिशियंस की प्रैक्टिस ये है और वो रिकमेंड भी यही करते हैं, ट्रीटमेंट को जो है 3 months जो है वो कंटिन्यू करें आफ्टर द टारगेट हीमोग्लोबिन हैज़ बीन रीच्ड, यानी हीमोग्लोबिन जिस लेवल पे आना चाहिए नॉर्मल पे उस पर आ जाए, तो उसके बाद भी 3 महीने तक फर्दर कंटिन्यू रखें। इफ़ एन अंडरलाइंग कॉज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और कैन नॉट बी डेफिनेटिवली ट्रीटेड, it may be reasonable to educate the patient on signs and symptoms of anemia and to routinely screen for recurrence of anemia through
ब्लड टेस्टिंग। अच्छा, अगर वो पेशेंट जिनमें आप फाइंड आउट नहीं कर पाते कि आखिर कॉज क्या है, लेकिन आप बहरहाल आयरन तो दे रहे हैं और फिर उसका इम्प्रूव भी हो रहा है हीमोग्लोबिन, जब वो इम्प्रूव हो जाए तो फिर अगर आप बंद कर रहे हैं ट्रीटमेंट को, तो पेशेंट को ये आप काउंसिल करें, उसकी ये काउंसलिंग करें कि उसको ये बता दें कि क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगी एनीमिया की, तो वो फ़ौरन अपने आप को स्क्रीन कराए, ब्लड टेस्टिंग कराए और ये चेक करे कहीं दोबारा तो उसको एनीमिया नहीं हो रहा, कहीं दोबारा तो उसका हीमोग्लोबिन कम नहीं हो रहा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में ये ज़रूरी होगा कि आप फिर उसका ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट करें। अच्छा, अगर अब हम टेबल पे आएँ तो टेबल 1 जिसका हम तस्करा कर रहे थे, ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, आयरन सप्लीमेंट ओरल, जैसे मैंने बताया फेरस फ्यूमेरेट, ठीक है, ये है डोज इसकी 105 to 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन डेली इन 3 डिवाइडेड डोजेस, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 300 मिलीग्राम फेरस फ्यूमेरेट। इसका जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जीआई, नोजिया, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन एंड और डायरिया। इसके अलावा एमेलियोरेटेड बाय स्टेप वाइज इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, यानी आप इन साइड इफ़ेक्ट्स को एमेलियोरेट यानी कम कर सकते हैं बाय स्टेप वाइज इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, यानी वही जैसे हमने पढ़ा था कि आप जो है वो ग्रेजुएटेड अप्रोच करें, यानी आहिस्ता डोज दें या वो एक डोज दें मील के जस्ट आफ्टर द मील, फिर सेकेंड मील के जैसे जैसे टॉलरेंस हो उस तरह से। कमेंट्स क्या है, देयर इज़ नो एविडेंस दैट वन प्रिपरेशन इज़ मोर इफेक्टिव दैन अनदर, यानी कोई ऐसा नहीं है। इसके अलावा अवॉइड एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशंस, जिस पे हम बात कर चुके हैं कि इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर है। विटामिन सी इनहेंसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन, तो इसकी साथ में ये भी दें। एब्जॉर्प्शन इज डिक्रीज बाय फूड एंड सर्टेन ड्रग्स, वो ड्रग्स कौन सी हैं, एंटासिड से आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, कोलेस्टाइरामीन, लिवोडोपा, मिथाइल डोपा, पेनिसिलामाइन एंड क्यूनोलोन्स, एंटीबायोटिक्स, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टेट्रासाइक्लिन्स। तो ये जो है वो, लिहाजा अगर ये ड्रग्स साथ में चल रही हैं तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय अराउंड 2 आवर, यानी आयरन प्रिपरेशन और इनमें से कोई ड्रग पेशेंट ले रहा है तो उनके दरमियान जो गैप होना चाहिए वो तकरीबन 2 घंटे का होना चाहिए। दूसरा सॉल्ट जो है वो फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस ग्लूकोनेट सॉल्ट्स यानी फेरस फ्यूमेरेट के अलावा 105 to 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन डेली इन 3 डिवाइडेड डोजेस, और इसमें 35 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है। टोटल प्रिपरेशन 300 मिलीग्राम फेरस ग्लूकोनेट है, ठीक है। बाकी एडवर्स इफेक्ट यही हैं और कमेंट्स में भी यही पॉइंट्स हैं जो कि हमने अभी तस्करा किया फेरस फ्यूमेरेट के लिए। अच्छा, फेरस सल्फेट की बात करें, वही 105 to 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन डेली इन 3 डिवाइडेड डोजेस, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है इसमें, 300 मिलीग्राम की प्रिपरेशन में फेरस सल्फेट की। और जो इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स हैं और जो कमेंट्स हैं वो सेम है जो हम यहाँ पे अभी तस्करा कर चुके हैं। और अच्छा, इसके अलावा पॉलीसेकेराइड आयरन कॉम्प्लेक्स, ये भी प्रिपरेशन है 105 to 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन डेली, और इसमें जो एलिमेंटल आयरन है वो 150 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन होता है पर कैप्सूल। और जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो यही हैं सेम, वो इन जीआई एडवर्स इफेक्ट्स, और जो कमेंट्स हैं वो ये जो प्रिपरेशंस के हवाले से, एंटेरिक कोटेड के हवाले से, विटामिन सी के हवाले से और इंटरेक्शन के हवाले से वो सेम है। अच्छा, इसके अलावा जो आयरन सप्लीमेंट्स पेरेंट्रल हैं, तो फेरिमोक्सिटॉल, फेराहीम, ठीक है, और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में जो डोज है इसकी 510 मिलीग्राम IV, देन रिपीट once 2 to 8 days later administer as rapid IV infusion। और जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज़ रेयर, इसके अलावा चेस्ट पेन, डिजीनेस, हाइपोटेंशन और इन्फ्यूजन साइड रिएक्शन। कमेंट्स, टेस्ट डोज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी के चांसेस बहुत रेयर है। ऑब्जर्व फॉर 30 मिनट्स पोस्ट डोज, कि कोई हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही। गुड सेफ्टी प्रोफाइल एक्सपेक्टेड बट नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। तो एक ये प्रिपरेशन आ गई, ठीक है। इसके अलावा जो एक और प्रिपरेशन है दैट इज़ आयरन डेक्स्ट्रिन। आयरन डेक्स्ट्रिन जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है, ठीक है। टोटल डोज आयरन डेक्स्ट्रिन, टोटल डोज इन्फ्यूजन, IV डोज कैलकुलेटेड टू रिस्टोर द आयरन डेफिशिएंसी इन रेड सेल मास एंड आयरन स्टोर्स, उससे कैलकुलेट किया जाता है। इन क्रॉनिक डायलिसिस पेशेंट 100 मिलीग्राम 1 to 3 times डेली IV into 10 doses और until replete।
adjust as able to maintain adequate iron availability. Administer as slow IV infusion. अच्छा, डेक्स आयरन मैक्सिमम रेट 50 मिलीग्राम पर मिनट और 1 ml पर मिनट, और इन्फ्यूफर मैक्सिमम रेट 3 to 4 ml पर मिनट. यानी ये डिफरेंट प्रिपरेशंस हैं जो ब्रांड्स हैं. अच्छा, एडवर्स इफेक्ट्स एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, एनाफाइलेक्टॉइड रिएक्शन, हाइपोटेंशन, अवॉइड रैपिड IV इन्फ्यूजन. फीवर, चिल्स, हेडेक, माइल्जिया यानी मस्कुलर पेन, आर्थराइल्जिया जॉइंट पेन, अर्टिकेरिया, डिजीनेस may have delayed onset 24 to 48 hour after IV infusion, यानी ये थोड़ी देर से शुरू होता है, and 3 to 4 days after इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन. अच्छा, इसके अलावा कमेंट्स की अगर हम बात करें, कंसल्ट प्रिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन फॉर डोज कैलकुलेशन, डाइल्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स. 0.9% सोडियम क्लोराइड इज द प्रेफर्ड इन्फ्यूजन सोल्यूशन. बेहतर ये होता है कि 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी नॉर्मल सैलाइन के साथ इसको दें. डेक्सट्रोज 5% वाटर कॉजेज मोर लोकल इरिटेशन एंड फ्लीबाइटस. तो इसी वजह से डेक्सट्रोज 5% वाटर के साथ अवॉइड किया जाए. गिव ए 25 मिलीग्राम टेस्ट डोज 1 hour बिफोर द इनिशियल डोज विद एपिनेफ्रिन अवेलेबल, ताकि अगर खुदा न खास्ता एनाफाइलेक्सिस हो तो उसको मैनेज किया जा सके. साइड इफेक्ट्स आर मोर कॉमन विद लार्जर डोजेज एंड इन अंडरवेट पेशेंट्स. ठीक है, ये है. इसके अलावा आयरन सुक्रोज प्रिपरेशन बेनिफिट. क्रॉनिक डायलिसिस के लिए जो डोज है 100 मिलीग्राम 1 to 3 times वीकली IV until replete. Adjust as able to maintain adequate iron availability. Administer as IV infusion or slow injection. अच्छा, साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स वही हैं जो यहाँ पे एनाफाइलेक्सिस वगैरह है और अर्थेल्जिया, आर्टिकेरिया, डिजीनेस वगैरह. कमेंट्स की बात की जाए तो टेस्ट डोज आर नॉट रिकमेंडेड, जो कि डेक्स्ट्रिन में हमें चाहिए होती है. Incidences of life-threatening phlebitis adverse effect is lower than the iron dextrin. तो ये जो है एडवर्स इफेक्ट इसमें कम है. अच्छा, इसके अलावा सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट, इसकी प्रिपरेशन अवेलेबल है. क्रॉनिक डायलिसिस पेशेंट में 125 मिलीग्राम 1 to 3 times वीकली IV into 8 doses. Adjust as able to maintain adequate iron availability. Administer as IV infusion over 1 hour or slow IV infusion, maximum rate of 12.5 मिलीग्राम पर मिनट. एडवर्स इफेक्ट सेम है जो कि डेक्स्ट्रिन के हैं. और कमेंट्स में टेस्ट डोज are no longer recommended by the manufacturer. Incidences of life-threatening adverse effect is lower than with those with the iron. तो ये जो थी वो प्रिपरेशन है जो कि आयरन प्रिपरेशन है जो हम दे सकते हैं. इसके साथ ही ये टॉपिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमने कंप्लीट कर लिया. एंड soon we will come back with the next lecture on another type of anemia. Thank you very much.